ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर का मॉड्यूल, जेई मेंस का मॉड्यूल है। पार्ट 1 पूरा डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस मुझे बताएंगे, मैं पढ़ता जाऊंगा, जो डाउट होगा बताना। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, 2 में डाउट, तो 2 में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, 1 के बी, क्वेश्चन नंबर 1 भी बताओ ना। फिर 1 का बी पार्ट। ठीक है, कह रहा है टू वेक्टर ए एंड बी ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट एंड सी बराबर ए प्लस बी, द एंगल बिटवीन ए बी इज, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री इफ सी स्क्वायर इतना ग्रेटर देन इतना इतना इतना। ठीक है, तो देखो रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्टेंट के फार्मूले से क्या तुम ऐसे ही हम समझ सकते हैं। ठीक तो है, रिजल्टेंट ही तो सी है, रिजल्टेंट सी है, तो यहाँ पे सी लिख दो। नहीं, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है रिजल्टेंट का। ए पार्ट क्या कह रहा है, 90 डिग्री। अगर एंगल बिटवीन ए बी 90 है तो सी स्क्वायर इसके बराबर होगा, तो सही में होगा। थीटा 90 रखोगे तो वैल्यू 0 हो गई थी, पूरी वैल्यू 0। देन सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी पार्ट ग्रेटर देन 90 तो सी। अच्छा, अगर थीटा 90 ज्यादा है तो कॉस निगेटिव होता है। कॉस 90 से 180 के बीच में निगेटिव होता है और 90 से कम पे पॉजिटिव होता है। तो अगर थीटा 90 से ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू निगेटिव हो गई ना। अगर ये वैल्यू निगेटिव हो गई तो ये माइनस बन गया, तो ये पूरी जो वैल्यू आएगी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम हो गई ना, क्योंकि माइनस लग गया। इसका मतलब जो सी होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होगा। और अगर डी सी पार्ट तो गलत कह रहा है, क्योंकि अगर 90 डिग्री, सी तो रॉन्ग है, आंसर है इसका। आंसर ए होगा, बी होगा और डी होगा, क्योंकि थीटा अगर 90 से कम हो गया तो cos 90 पॉजिटिव, तो वैल्यू पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दोबारा बताऊं क्या? दोनों सर समझ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच आर फॉलोइंग क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सर अगर cos थीटा से नेगेटिव हो गया तो LHS में जाएगा तो ऐड हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर cos का नेगेटिव हो गया तो कंपेयर सी स्क्वायर से करना है, सी का स्क्वायर करना है ना। तो ऐसे बन जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लो नेगेटिव है तो -4 मान लो। तो बताओ सी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ज्यादा है कि कम है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम है ना, क्योंकि माइनस लग गया ना। ठीक है, हाँ सर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर Question number 2. Which of following quantity are independent of the choice of coordinate orientation of coordinate axis? A plus B, ax plus bx, angle between AB, A plus B plus C. इसमें ABC तो दिया नहीं है, वैसे आंसर पता है AB होगा, C भी होगा और D भी होगा। B पार्ट गलत आंसर है, इसलिए कह रहा हूँ, देखो बताता हूँ। मैं व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ। देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक वेक्टर मैंने ऐसे दिखा दिया, ये वेक्टर है भाई। ए प्लस बी वेक्टर जो होगा, ए प्लस बी वेक्टर, ये कोई ना कोई रिजल्टेंट ही तो आएगा। वो मान लो सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर ए प्लस बी, तो इसका डायरेक्शन तो इधर है और मैग्नीट्यूड तो वही है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर दो, इसको घुमा दो, एक्स एक्सिस को ऐसे कर दो और वाई एक्सिस को ऐसे कर दो, तभी भी क्या फर्क पड़ता है, ये डायरेक्शन थोड़ी बदला, ये तो अभी भी वैसे ही है भाई। ये वेक्टर तो अभी भी वैसे ही है। कोऑर्डिनेट एक्सिस घुमाओगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर नहीं घुमा रहे हो ना।
ये मैं लिखाया था ना कि अगर वेक्टर को रोटेट करोगे तब वेक्टर चेंज होगा, अगर रोटेट नहीं करोगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस घुमाने से क्या फर्क पड़ता है, वेक्टर तो अभी भी वही है, ये वेक्टर अभी भी वही है। तो a प्लस बी पे असर नहीं पड़ेगा, फिर a प्लस बी प्लस सी पे भी असर नहीं पड़ेगा। अगर ये कोई उसका मैग्नीट्यूड पे क्यों असर पड़ेगा, लेंथ वेक्टर का जो लेंथ है ऐसे था ना, ये लेंथ तो फिक्स है, इसको घुमाते रहो क्या फर्क पड़ता है, इसको घुमाते रहो, कोऑर्डिनेट एक्सिस को घुमाते रहो, ये वेक्टर तो हमेशा उधर ही है, तो लेंथ भी वही है, डायरेक्शन भी वही है। तो ना तो a प्लस बी पे असर पड़ेगा, ना a प्लस बी प्लस सी पे असर पड़ेगा। और एंगल बिटवीन ए बी पे क्यों असर पड़ेगा भाई, एक वेक्टर में ऐसे बना लो और एक वेक्टर ऐसे बना लो, ये एंगल थीटा है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे रखो तभी भी इसे क्या इसके बीच का एंगल थीटा रहेगा, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बना लो तभी भी बीच का एंगल थीटा रहेगा, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा ही रहेगा ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे कैसे भी घुमा दो, दोनों वेक्टर को थोड़ी घुमा रहे हो, जब तक तुम वेक्टर नहीं घुमाओगे तब तक उसके बीच का एंगल चेंज नहीं होगा। हाँ लेकिन ए एक्स प्लस बी ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, इसके पीछे रीजंस क्या है, कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। देखो ये इतना बड़ा है, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये है तो ये ए एक्स ये होगा और बी एक्स ये होगा। अब ये और जब कोऑर्डिनेट एक्सिस तुम ये बनाओगे तो ए एक्स ये होगा और बी एक्स ये होगा, बट ये चेंज हो जाएगा। अब देखो कैसे चेंज हो रहा है, एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, मान लो ये वेक्टर है 10√2 के बराबर और ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये ax बनेगा कितना 10, ये 10√2 cos 45, और ये कितना बनेगा अगेन 10 बनेगा, तो ये ax 10 ay 10। तो कोई पूछे ax प्लस bx बताइए, ये ax abx है, ये कितना आएगा, दिस इज 20, 10 प्लस 10। अब कोई पूछे ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर कितना आएगा, तो ये आएगा 200। देखो 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 200। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर रहा हूँ, मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ऐसे बना लिया, एक्स डैश ये है वाई डैश, और ये एंगल मान लो 37 डिग्री कर दिया, रोटेट कर दिया 37 डिग्री को। तो ए एक्स क्या बनेगा, जो ए एक्स बनेगा आपकी बार ये बनेगा 10√2 cos 37 डिग्री, ये 10√2 का cos 37 बनेगा एक्स कंपोनेंट, ये बनता है 4/5, तो 5 में 10 8√2 बनेगा। और जो y कंपोनेंट बनेगा वो 10√2 sin 37 डिग्री बनेगा, तो आएगा 3/5, दिस इज 6√2। अब a डैश एक्स और a डैश वाई ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा 8 और 6 14, ये 14√2 बन गया। तो ये अलग है, देखो ये अलग है, लेकिन तुम a इसका स्क्वायरिंग करो प्लस इसका स्क्वायरिंग करो, ये अगेन 200 आ जाएगा, स्क्वायर करके जोड़ो 200 आ जाएगा। इसका मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स चेंज हो रहा है बट स्क्वायर पार्ट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड होता है ना भाई, ये ए एक्स ए बी एक्स, तो रिजल्टेंट क्या आएगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हुआ क्योंकि वेक्टर नहीं चेंज हो रहा है। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, हाँ सर। यस किसी को डाउट हो तो दोबारा बताओ, किसी को भी डाउट हो तो दोबारा बताओ। सर। फिर आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड। सर हाँ बताओ। सर 1 में पूछ रहा है सर कॉमन पॉइंट से और भी बनाया जा रहा है सर, ये हमको। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, वो पैराग्राफ में बनाते नहीं हो इस तरीके से, हाँ सर हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर ठीक है 4, सर। 5 6 7 8 9। 7 का सी बता 9। अच्छा हाँ एक और बात बता रहा हूँ, जितना क्वेश्चन पूछना सब पूछ लेना और कॉपी पे नोट कर लेना, मैं भी कभी पूछूंगा, ध्यान रखना। इसलिए थोड़ा सिर्फ में डाउट लगे कुछ भी पूछो, मैं हूँ बताने के लिए, लेकिन मैं भी पूछूंगा, ये भी इम्पोर्टेंट है।
और अब तुम नहीं पूछोगे तभी भी पूछूंगा, इसलिए पूछ जरूर लेना, कंडीशन है। तो 7th में A क्रॉस B बराबर है C प्लस डी, देन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वेक्टर E इज परपेंडिकुलर टू C प्लस डी। ठीक है, एक काम करो ना, जो A क्रॉस B दिया गया ना और C प्लस डी दिया है ना, इसको तुम मान लो C प्लस डी को E वेक्टर मान लो, E वेक्टर मान लो, लेट C प्लस डी इज E वेक्टर, तो A क्रॉस B E के बराबर हो गया ना, E के बराबर हो गया। और एक और बताता हूँ, E वेक्टर जब भी कोई कहे या C प्लस डी कहे, तुम दोनों क्या मानोगे? इक्वल, क्योंकि C प्लस डी E के ही डायरेक्शन में तो है। तो जब भी तो तुमसे कोई कहेगा C प्लस डी वेक्टर, तो तुम कहना E वेक्टर, बराबर माने। अच्छा, तो फिर A क्रॉस B और E हो गया, तो तुम मुझे बताओ क्या A वेक्टर E पे परपेंडिकुलर है? हाँ, कहा था ना, A क्रॉस B जो वेक्टर होता है वो A पे भी परपेंडिकुलर होता है और B पे भी परपेंडिकुलर होता है। याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एज वेल एज वेक्टर B, तो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब E वेक्टर A पे भी परपेंडिकुलर होगा और B पे भी परपेंडिकुलर होगा। और E वेक्टर C प्लस डी है, देखो A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू C प्लस डी। यस, E A पे है तो A E पे है, ये पार्ट सही कह रहा है। बी पार्ट, A इज पैरेलल टू C प्लस डी ना, परपेंडिकुलर है ना। कंपोनेंट ऑफ C along A इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ D along A। तो माइनस, हाँ ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ C along A का मतलब क्या हो गया? C वेक्टर डॉट A कैप, याद करो इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ C along A। याद करो, कंपोनेंट निकालने वाला बराबर क्या दिया हुआ है? D का कंपोनेंट एक डायरेक्शन में, मतलब माइनस D वेक्टर डॉट A कैप, ये है। तो इसको अगर मैं इधर भेज दूं, तो यहां से A कैप कॉमन निकल जाएगा, अब बनेगा डॉट C वेक्टर प्लस D वेक्टर बराबर 0 आएगा। देखते रहना, इसको मैंने इधर भेज दिया तो A कैप कॉमन निकाल लो, तो ये डॉट वाला यहाँ पे आ जाएगा। एक कॉम्यूटेटिव ला फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव ला, तो ये माइनस इधर तो C प्लस डी। अच्छा, ये प्रूफ कर रहा है कि वेक्टर A कैप मतलब वेक्टर A और C प्लस डी परपेंडिकुलर है, तभी तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब A वेक्टर और C प्लस डी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो फिर ये कंडीशन यूज होगा, और अगर ये यूज हो गया तो मैं कहूंगा C का कंपोनेंट एक डायरेक्शन में और D का कंपोनेंट एक डायरेक्शन में, माइनस साइन के साथ इक्वल आएगा। तो क्या वेक्टर A और C प्लस डी परपेंडिकुलर है? हाँ, A इज परपेंडिकुलर टू C प्लस डी लिखा हुआ है, देखो। इसका मतलब C पार्ट भी सही है। अब बात करेंगे D पार्ट की। अच्छा, D पार्ट की बात करनी है तो तुम्हें इसी समझ में आ जाएगा, इसी से। इसको इधर भेज दो तो तुम इसको लिख सकते हो, पता है कितना? ऐसे C वेक्टर, अच्छा A कैप क्या होता है? A कैप होता है वेक्टर A अपान A प्लस वेक्टर D, और इसको इधर भेज दिया, और ये A कैप है तो ये क्या बनेगा? A वेक्टर अपान A बराबर 0। अच्छा, यहां से इस A को इधर भेज दो, क्या बन गया? C प्लस A, C डॉट A प्लस D डॉट A बराबर 0 आ जाएगा, वही लिखा हुआ है। और ये कॉम्पिटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो C डॉट A या E डॉट C बराबर आता है। इसका मतलब D पार्ट भी सही है। किसी को डाउट है क्या? तो बता दो, नहीं डाउट है तो आगे। सर एक बार C पार्ट रिपीट कर दीजिए। कौन बोल रहा है? निहारिका सर निहारिका। रिपीट करना, निहारिका। सर पार्ट C। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ C along A इक्वल्स टू माइनस कंपोनेंट ऑफ D along A, ये प्रूफ करना है। तो कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट होता है वेक्टर पढ़ लियो क्या कंपोनेंट वाला, निहारिका? यस सर। ठीक है, तो कंपोनेंट निकालते हैं C वेक्टर डॉट A कैप से, तो C डॉट A कैप इज इक्वल टू माइनस D डॉट A कैप। अब मैंने इस पूरे को इधर भेज दिया तो माइनस प्लस बन जाएगा, और इधर भी A कैप है, इधर भी A कैप है, A कैप बाहर आ जाएगा
अब बनेगा डॉट, ये डॉट है ना, तो डॉट भी बाहर आ जाएगा। अब आ गया वेक्टर सी और ये प्लस वेक्टर डी, तो ये इक्वेशन बन गया ए कैप डॉट सी प्लस डी बराबर 0। ये सही है? यस सर। ये प्रूफ कर रहा है कि वेक्टर ए और सी प्लस डी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी जाके डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इसका मतलब ए और सी प्लस डी अगर परपेंडिकुलर हुए तो फिर ये कंडीशन होल्ड होगा, और ये कंडीशन अगर होल्ड हो गया तो ये कंडीशन सही हो जाएगा। तो क्या ए और सी डी परपेंडिकुलर है? हाँ देखो ये पार्ट सही था ना, ए इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस डी, तो प्रूफ हो गया। बात समझ में आई? यस सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन नंबर 8 9 सर 8। कह रहा वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी एंड इतना आर कोप्लेनर फॉर, देखो मैं व्हाइट बोर्ड पे चल रहा हूँ। कोप्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में होना, इसी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में होना। तो जो वेक्टर दिया है वो है a प्लस बी, a माइनस बी और एक k माइनस बी। कह रहा तीनों कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में। एक प्लेन में होने का कंडीशन होता है अरे ये सब हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के ये होल्ड करेगा, तो आंसर सारे सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। देखो कैसे। सर इसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के चेक करेंगे। नहीं, को प्लेनर है ना, एक प्लेन में है बस। तो बताता हूँ, देखो मान लो एक पर्सन ऐसे चला, एक पर्सन ऐसे चला, तो रिजल्टेंट इसी में आएगा ना, इसी व्हाइट बोर्ड पे आएगा। देखो दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा उसी प्लेन में जाता है। भाई दो वेक्टर को ऐड करोगे तो ट्रायंगल बनेगा ना, ट्रायंगल प्लेनर नहीं होता है। ट्रायंगल 3D देखा है क्या कभी? नहीं सर। ट्रायंगल इज ऑलवेज प्लेनर, पैरेललोग्राम इज ऑलवेज प्लेनर। एक पैरेललोग्राम बनाकर देखो, हमेशा प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में आएगा। ये पैरेललोग्राम है क्या? एक प्लेन नहीं है क्या? देखो एक प्लेन है। ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल आधा ही तो होगा क्या? ये प्लेन नहीं है क्या? ट्रायंगल पैरेललोग्राम सब प्लेनर होता है। इसको कहीं लिख लो, ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम आर अ प्लेनर, आर क्या लिखे? आर अ प्लेन, कोप्लेनर। हाँ ठीक है। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, रुको सब लाइन का बजा रहा है। पता क्या मतलब है? ट्रायंगल के जितने साइड्स होते हैं सब एक ही प्लेन में आते हैं, पैरेललोग्राम के जितने साइड्स होते हैं सब एक ही प्लेन में आते हैं, ये लिखना है। देखो तो साइड ऑफ ट्रायंगल्स, साइड ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम आर इन सेम प्लेन। साइड ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम आर इन सेम प्लेन रिस्पेक्टिवली। सेम प्लेन रिस्पेक्टिवली। तो देखो, अच्छा a प्लस बी ये ट्रायंगल से आएगा, ट्रायंगल से। मतलब अगर a वेक्टर ऐसे है और b वेक्टर ऐसे है, वेक्टर ऐसे, तो पैरेललोग्राम दिखा दो। तो a प्लस बी तो ये कहलाएगा, और a माइनस बी ये कहलाएगा। तो ये और ये इसी प्लेन में तो है, और a माइनस के भी कहाँ जाएगा? वो भी ए बी के ही प्लेन में जाएगा। भाई ए वेक्टर ये है, अब के बी का मतलब सब्ट्रैक्ट से थोड़ा सा बी वेक्टर को बढ़ा दो, और ए में ये बन गया के बी वेक्टर। तो ये जो बनेगा ना ये वेक्टर, दिस इज ए माइनस के बी वेक्टर, वो भी तो इसी प्लेन में है।
है ना। इसका मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस के बी सब एक ही प्लेन में है। वट एवर वैल्यू ऑफ के की हर वैल्यू के लिए सब एक ही प्लेन में है। तो एक चीज और तुम अलग से लिख सकते हो, वेक्टर एडिशन हो या वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के प्लेन में होता है। अगर कोई पूछे कि a प्लस बी, ए बी वेक्टर के प्लेन में होगा, a माइनस बी ए बी वेक्टर के प्लेन में होगा, a माइनस के बी ए बी वेक्टर के प्लेन में होगा। तो दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा दोनों वेक्टर के प्लेन में जाता है, ये हमेशा होता है, ऑलवेज ट्रू। लिखो तो स्टेटमेंट, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शंस, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। Resultant of addition and subtractions are in same plane, are in same plane, are in same plane are in same plane as vector A and vector B, as vector A and vector B। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कह सकता हूं, इस क्वेश्चन में मैं ये कह सकता हूं कि जो a प्लस बी है वो वेक्टर a और b के प्लेन में है, a माइनस बी बी ए बी के प्लेन में है, और a माइनस के बी भी वेक्टर a और वेक्टर b के प्लेन में है। इसका मतलब क्या ये तीनों एक ही प्लेन में है? ऑफ कोर्स नहीं। जैसे कोई कहे कि महेश भी पापा का बेटा है, रमेश भी पापा का बेटा है, और सौजन्य भी पापा का बेटा है, हरीश भी पापा का बेटा है, तो सारे भाई तो है। वही यहाँ पे a प्लस बी ए बी के प्लेन में है, a माइनस बी ए और बी के प्लेन में, a माइनस के बी इसके प्लेन में, तो सब प्लेनर है। डाउट है किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। सर हाँ बोलो। सर क्या एक सर दो वेक्टर का सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? हाँ, परपेंडिकुलर होंगे तो क्या एक प्लेन में नहीं आएंगे? हो सकते हैं सर होंगे सब, हो सकते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। वो तभी होगा जब थीटा 90 डिग्री होगा। क्लास में नहीं करवाया था कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंड आंसर आया था थीटा 90 डिग्री। यस सर करवाया था। समझ में आ गया? सिद्धार्थ क्या पूछ रहे हो? सिद्धार्थ सर मुझे लगा ये सर जनरल केस है सर, हर एंगल के लिए होगा ना, हर एंगल पे नहीं होता। देखो ना, उसमें नहीं होगा। अगर एक ट्राइपीजियम ले लो, ट्राइपीजियम ऐसा, अच्छा ट्राइपीजियम ले लो, देखो ये और ये परपेंडिकुलर होगा क्या? ट्राइपीजियम में परपेंडिकुलर होता है क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर। सर रेगुलर ट्रेपीजियम में बस परपेंडिकुलर हो। अच्छा ओके, और इरेगुलर होगा तो नहीं होगा। अच्छा एक सेकेंड, पता है आज ना एक गड़बड़ ये हुआ है कि सुबह से क्लास ले रहा हूँ तो जो एयरटेल का नेटवर्क है उसका पूरा डेटा खत्म हो गया, तो चल रहा है ये जियो से। और बस एक सेकेंड रुको, मोबाइल चार्ज पे लगा दो। सर 1 मिनट में मीटिंग ओवर हो रही है। अगर मीटिंग चाहिए होगा तुरंत ज्वाइन करना। ओके
ज्वाइन कर ही लो। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि a बराबर 2, बताना क्या 9th, यस हाँ सर 9। b बराबर 3, इतना 5 है, देन a डॉट b 0। तो ये काम करे ना, क्या एक सेकंड। देखो ये जो है ना, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लगेगा ना, माइनस साइन है। तो आप इस यहाँ से क्या लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे 4a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से लिख दिया। अच्छा ए किसके बराबर है 2, तो यहाँ पे 2 रखोगे, बी किसके बराबर है 3, तो यहाँ पे 3 रखोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपको क्या, यहाँ पे ए रख देना 2, यहाँ पे बी रख देना कितना 3, इससे कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, तो ए दिया गया रख देना, बी दिया गया, कॉस थीटा यहाँ से आ गया, रख दोगे ए डॉट बी मिल जाएगा, ए डॉट बी 0, थीटा का 90 आ गया। फिर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 2a माइनस बी इज 5, ये तो खुद ही कह रहा है कि यही होगा, ये तो अपने आप ही सही है। फिर 2a प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड प्लस 2ab cos थीटा। तो जो cos थीटा इस इक्वेशन से आया था, जब इस वाले में रखोगे यहाँ पे और इसको प्लस बना के, तो ये वाला मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? यस सर 10 11 12 13 सर 12 12. 12 12, ठीक है। करा द वेक्टर a डॉट बी सी इतना इज परपेंडिकुलर टू, ये किसके परपेंडिकुलर है, तो पता है क्या करो, डॉट प्रोडक्ट कर दो ना, चेक कर लो, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे करो, 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 देखो किससे 0 आ रहा है, आंसर आ जाएगा। चलो चेक करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट बी से करो, जब इसका बी से करोगे तो बनेगा सी डॉट बी। अच्छा ये ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे ए बी कॉस थीटा इंटू सी थीटा 1 लिख लो ना, इसको थीटा 1 ही लिख रहा हूँ क्योंकि ए बी के बीच का एंगल थीटा 1 होगा और ए सी के बीच एंगल थीटा 2। और अच्छा जब बी से डॉट प्रोडक्ट करोगे इसका तो 0 कैसे आएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। पता क्यों नहीं 0 आएगा, ये तो ऐसे ही तुमको समझ में आना चाहिए था भाई, सी और बी वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ना, तो सी वेक्टर और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करोगे, देखो माइनस साइन लगा ना, आगे तो कोई कांस्टेंट है, तो सी और बी का सब्ट्रैक्शन इसी प्लेन में आएगा, इसी प्लेन में आएगा, अभी बताया था सी और बी का सब्ट्रैक्शन इसी प्लेन में आएगा। और ये जो बी फिर से वेक्टर बताइए आपकी आवाज कट रही है, समझ क्या, नहीं आ रहा सर, आवाज क्लियर नहीं है सर नेट गया, सर नेट गया। आज तो दिक्कत होने वाली है। सर सुनाई नहीं दे रहा। सर आवाज ब्रेक हो रही है। अगर इस पे मीटिंग एंड हो गया तब तो नहीं हो पाएगी क्लास। अच्छा मुझे बताओ, छुट्टी ये जो वेक्टर है ये बी के साथ परपेंडिकुलर है कि नहीं चेक करना है ना, तो मुझे बताओ आवाज सही आ रही है, इस समय आवाज सही आ रही होगी। हाँ आ रही है। तो सी और बी का जो सब्ट्रैक्शन है, सी और बी का सब्ट्रैक्शन वो इसी प्लेन में होगा। फिर भाग गई। हेलो सर आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, नहीं सर वीडियो उस प्रॉब्लम पर नहीं है, थोड़ा बेटर हो जाएगा। ये डेटा खत्म हो गया लग रहा है। सर वीडियो जब आप ऑन रखते हैं तो थोड़ा नेट उसमें भी लगता है, तो अगर वीडियो ऑफ रखेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है। अच्छा ये बताना है ना, एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलें, एक बार व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, देखो हाँ बताओ।
व्हाइट बोर्ड पे चलें। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 था, ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर माइनस, A dot C into B. हाँ एक सेकेंड, ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर। कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर होगा किसके? वेक्टर बी के। दूसरा ऑप्शन क्या था? वेक्टर ए, अगला था वेक्टर सी, और अगला ऑप्शन था बी क्रॉस सी का। B cross C. ओके, और ए बी सी में कोई रिलेशन था? कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये वेक्टर इसके साथ परपेंडिकुलर होगा कब? जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो करो तो इसका डॉट प्रोडक्ट देखो 0 आएगा। ए डॉट बी क्या बनेगा? ए बी कॉस थीटा 1 बनेगा। और ये सी, जब बी से डॉट प्रोडक्ट बनेगा तो ये क्या बनेगा? बी सी कॉस थीटा 2 बनेगा। भाई ए बी के बीच का एंगल थीटा 1 है, अब बी और सी के बीच का एंगल मान लो थीटा 2 है। तो इस बी का इससे डॉट किया, मैं ऑप्शन ए चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन ए चेक कर रहा हूँ। फिर बी का डॉट यहाँ भी करोगे तो क्या बनेगा? ए सी। अच्छा, ए सी के बीच का एंगल क्या है? थीटा 1 थीटा 2 है, बनेगा ए सी कॉस, अब इसके बीच का एंगल वही जरूरी थोड़ी इस प्लेन में हो, Theta 1 plus theta 2. थीटा 3 मान लो। अब बी का बी से डॉट प्रोडक्ट ये बी स्क्वायर बनेगा। तो ये 0 थोड़ी होगा, सॉरी नहीं पता होता, ये बी स्क्वायर बन रहा है, ये ए सी नहीं, कॉस 1 कॉस 2, ये 0 थोड़ी होगा। अगर ये बी स्क्वायर कॉमन भी निकाल लोगे तो ये क्या बनेगा? ए सी कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस ए सी भी बाहर आ जाएगा ना, बनेगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 इन कॉस थीटा 3, ये बनेगा। तो ये 0 थोड़ी होगा, ये जरूरी थोड़ी कि इसका मल्टीपल थीटा 3 के साथ 0 बना दे। ये तो गलत ऑप्शन है। ए से चेक करते हैं, ए का डॉट प्रोडक्ट जब तुम इससे करोगे तो ये क्या बनेगा? ए सी, ये बनेगा ए सी कॉस, और ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 बनेगा, दैट इज थीटा 3। फिर ये तो ए सी कॉस 3 बनेगा, और ये ए का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो ये बनेगा ए बी कॉस, ए बी कॉस, और ए और बी के बीच में थीटा 1 है, थीटा 1 ये बनेगा। अब क्या ये 0 हो जाएगा? देखो तो ये बनेगा ए बी ए सी, ये ए सी ए बी, ये तो बराबर है, और कॉस 1 कॉस 3 कॉस 1 कॉस 3, ये सही है। सेकेंड पार्ट सही हो जाएगा। समझ रहे हो? डॉट प्रोडक्ट करके चेक कर रहा हूँ 0 कहाँ पे होगा, तो ये 0 हो जाएगा। सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, सी के साथ, तो ये बनेगा सी स्क्वायर, ये बन जाएगा सी स्क्वायर। नहीं, ये 0 नहीं हो पाएगा, पता है क्यों? समझ सकते हो क्यों? ये बनेगा ए बी कॉस थीटा 1, और ये आएगा सी स्क्वायर, क्योंकि सी का सी से डॉट प्रोडक्ट, ये बनेगा सी स्क्वायर। और जब सी का डॉट प्रोडक्ट इससे बनेगा तो ये तो यही रहेगा, ये बनेगा बी सी, अब बी और सी के बीच एंगल कॉस थीटा 2। तो देख, ठीक है, तो ए सी बी सी और ये बी सी से बराबर है, लेकिन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 3 कॉस थीटा 2 0 आएगा, जरूरी नहीं है, गलत हो गया। आप चेक करेंगे बी क्रॉस सी से डॉट प्रोडक्ट, तो पता है ये 0 आ जाएगा। ये 0 इसलिए आएगा भाई सी और सी माइनस बी वेक्टर ये सी बी के प्लेन में होगा, वेक्टर सी और वेक्टर बी के प्लेन में जाएगा ये वाला वेक्टर, और बी क्रॉस सी हमेशा बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ना, याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा, और ये बी सी के प्लेन में है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट अपने आप ही 0 हो जाएगा। डाउट है? हेलो, दोबारा समझाऊं क्या? ए वाला समझाइए जरा। कौन सा? ये वाला पार्ट? या तो तुम ए से डॉट प्रोडक्ट करो इसमें, ए से डॉट प्रोडक्ट करो, ए से डॉट प्रोडक्ट इसका, तो ये ए बी क्या बनेगा? ए बी कॉस, और ए डॉट बी, ए और बी के बीच का एंगल थीटा 1 है ना, लिखो थीटा 1, ये बनेगा क्या? सी डॉट ए, मतलब सी इंटू ए एंड कॉस ऑफ सी और ए के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल, ये थीटा 3 है, मान लो पूरा थीटा 3 है, दैट इज थीटा 3।
फिर माइनस आ गया, ए सी क्या हुआ, ए सी कॉस ऑफ ए डॉट सी, ये एंगल थीटा 3 है, और ये बी के साथ फिर ए का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, बी का ए का, तो बनेगा ए बी, और ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का थीटा 1 है ना, थीटा 1, तो बनेगा कॉस थीटा 1। अब देखो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, देखो कैसे, ये ए सी है, यहाँ भी ए सी पड़ा हुआ है, ये ए बी है, यहाँ भी ए बी पड़ा है, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 3, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 3, 0, मतलब परपेंडिकुलर होगा। ओके इसके बाद थर्टीन, 14, 15, 16, 15 कह रहा है इफ द सम ऑफ ए प्लस बी ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इक्वल द डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी बिटवीन देम, तो ठीक है ना, ये वेक्टर बराबर कर रहा है, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को बराबर कर रहा है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं कह रहा है। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, वो कह रहा है पूरा वेक्टर ही इक्वल है, मतलब a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर, वो ये कह रहा है, ये मॉड नहीं कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है, ये गलत, वो कह रहा है मॉड की बातें नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि पूरा पूरा वेक्टर इक्वल है। अगर पूरा पूरा वेक्टर इक्वल है तो फिर a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b इधर भेजो तो बनेगा 2b वेक्टर बराबर 0, देन व्हाट इज b वेक्टर, वेक्टर 0 वेक्टर, तो b इज अ नल वेक्टर, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन भी तो करेक्ट हो सकता है। जैसे दोनों का नल हो गए तो कुछ होगा ही नहीं, हाँ वो भी नल रह जाए, देन नहीं, तो बट मे भी चलेगा, मे भी मतलब बी का मतलब क्या हो सकता है, नहीं, इस अगर यहाँ पे लिखा होता कि बोथ ए एंड बी वेक्टर आर बोथ ए एंड बी वेक्टर मे बी नल वेक्टर तो चलता ना भाई। ए वेक्टर मान लो ए वेक्टर नल वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर 2 आई कैप है, तभी भी तो ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी आएगा, अगर बी 0 हो जाए तो भाई बी 0 वेक्टर हो। लेकिन अगर दोनों नल रहेंगे तब भी तो आएगा, नहीं तो क्वेश्चन में लिखा है क्या, सुनो, अगर मैं कहूं क्वेश्चन में लिखा होता कि विच ऑफ ऑप्शन मे बी पॉसिबल, कौन कौन से ऑप्शन मे बी पॉसिबल हो सकते हैं, मे बी, और मैं कहूं दो क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन ये है विच ऑप्शंस मे बी पॉसिबल, और क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट का मतलब ये हो गया कि वो हर हाल में वही होगा, विच ऑप्शन आर करेक्ट, हर हाल में वही होगा, और मे बी का मतलब ये हो सकता है। तो अगर कोई कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर नल वेक्टर, मतलब वो ये प्रूफ कर रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को इक्वल करने के बाद, वो कह रहा है इस इक्वेशन को इक्वल करने के बाद क्या बी नल वेक्टर होगा, ये मस्ट भी है, यस, क्योंकि इक्वेशन में आ रहा है बी बराबर 0, ये मस्ट भी होना चाहिए। लेकिन इक्वेशन में क्या आ रहा है, ए बराबर 0 नहीं, तो ए नहीं 0 हो तभी भी ऑप्शन सही है, और ए 0 हो तभी भी ऑप्शन सही है। तो लेकिन ये जो सी पार्ट है ये बता रहा है ए बी आर नल वेक्टर, आर का मतलब है कि ए बी को 0 होना ही चाहिए, ए को भी 0 बी को भी 0 होना ही चाहिए, ये नॉन 0 पे पॉसिबल नहीं है। इस ऑप्शन का मतलब समझ, इंग्लिश का मतलब क्या है, हाँ समझ गया, यस सर समझ आ रहा है। हाँ, तो तुम ये नहीं कर सकते हो कि बोथ ए एंड बी आर नल वेक्टर ना, ये ऑप्शन गलत कब हो जाएगा, जब ए नॉन 0 वेक्टर होगा, तभी भी तो होल्ड कर रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसलिए बी पार्ट को आंसर तुम मार्क नहीं कर सकते, बट इसको सी पार्ट को, बट बी को तो हारे मार्क करोगे, क्योंकि ये तो बी को 0 होना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 16, 17, अच्छा ये सर, चीज 18 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना कि क्वेश्चन वो मे भी पूछ रहा है कि मस्ट भी पूछ रहा है। जब तक मे नहीं लिखेगा तब तक तुम समझना कि नहीं ये होगा ही होगा, मतलब मस्ट भी करेक्ट है, ये ध्यान रखना। जब लिख दे मे तब तो सोचो ठीक है। 16, 17, 18, सर 18 18 कह रहा है कि 18 विच ऑफ फल, कौन सा बेटा,
सर यही 18। विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन मीनिंगफुल, मीनिंग उसका मतलब है। अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ डॉट नहीं हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में होता है। पहली बात तो रटना है कि डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज आर इन बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी सेपरेटली, ओनली एंड ओनली। दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में डॉट और क्रॉस हो सकता है बस। कोई कहे कि टू टू स्केलर क्वांटिटी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करिए वेक्टर आई के साथ, गलत स्टेटमेंट है। टू को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते हो। याद करो क्रॉस पर डिफाइन क्या किया था कि दो वेक्टर क्वांटिटी की हेल्प से हम उसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के सहायता से। मैंने थोड़ी कहा था कि एक स्केलर के सहायता से और एक वेक्टर को मिला के क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, ये नहीं कहा था। और डॉट पर डिफाइन कर रहा था तो भी मैंने कहा था दो वेक्टर को लेकर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ये नहीं कि एक स्केलर और एक वेक्टर को लेकर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कभी नहीं। वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट आर ओनली बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है और v क्रॉस w वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो सकता है ऑफ कोर्स। ये पार्ट सही ऑप्शन है, मीनिंगफुल है। बी पार्ट गलत है, पता है क्यों? ये u डॉट v जो अंदर आ रहा है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है और बाहर वेक्टर क्वांटिटी है। अब डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो मतलब एक ही स्केलर में तुम एक वेक्टर का डॉट कर रहे हो, ये होगा क्या? नहीं ये होगा? सर। देव ये पॉसिबल है? हाँ देव सर। हेलो, हाँ सर बोला सर नहीं। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्केलर एक वेक्टर डॉट प्रोडक्ट नहीं जा सकता। अच्छा यहाँ पे डॉट नहीं लगा रहा है, ये मल्टीप्लाई है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, जैसे मैथ में तो मल्टीप्लाई करो 2 × 3 6 होता है, ये मल्टीप्लाई है। अच्छा किसी भी वेक्टर में एक और लाइन लिख सकते हो, किसी भी वेक्टर में वेक्टर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकता है। मल्टीप्लाई डिवाइड का मतलब सामान्य मल्टीप्लाई डिवाइड, जो तुम 5वीं 6ठी क्लास पढ़ते हो, वो मल्टीप्लाई डिवाइड की बात कर रहा हूं। तो किसी वेक्टर में वेक्टर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकता है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। जैसे देखो आई कैप में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आई कैप हो गया, 2 से डिवाइड कर दो तो आई कैप अपॉन 2 हो गया। इस लाइन को भी लिख लो। तो a vector quantity can be divided या multiplied by a scalar quantity. A vector quantity can be multiplied and divided by a scalar quantity, but not by vector quantity. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हो। एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, वेक्टर से नहीं। जैसे कोई कहे कि नॉर्थ डायरेक्शन को नॉर्थ से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या नॉर्थ का स्क्वायर बन जाएगा? ना, गलत है। वेक्टर क्वांटिटी का अच्छा डॉट और क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड जो 5वीं 6ठी पढ़ते हो वो होता है। अब वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अभी जो पढ़े वो होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो नहीं है। तो रिपीट कर रहा हूँ, क्या वेक्टर क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाई या डिवाइड बाई स्केलर क्वांटिटी बट नॉट बाई अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चलो ये जो है, ये देखो यहाँ पे ना इस वाले में ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और बीच में ना मल्टीप्लाई का फॉर्म है। क्या ये मीनिंगफुल है ये वाला? यस, ये मीनिंगफुल है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वेक्टर क्वांटिटी, चलेगा। अच्छा क्या ये मीनिंगफुल है ये वाला? यस नो सर। सर। नहीं है, क्योंकि No, ये sir. स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है वेक्टर के साथ। तो किसी वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस नहीं हो सकता, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो क्या हम फोर्थ ऑप्शन में ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं?
अरे जब तुम ये कर ही नहीं सकती तो ब्रैकेट कैसे ओपन कर सकती हो? ये मीनिंगलेस है। नहीं सर, मतलब अगर कभी जरूरत पड़े करने की तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर। ठीक है, अब इसमें आते हैं पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, फोर्थ कह रहा है So कि for 5 equal force 10 Newton are applied to one point and all are laying in one plane. If the angle between them are equal, then find the resultant of these forces. Answer is 0. इसका आंसर क्या दिया है? सर जीरो जीरो। zero, तो पता है क्यों दे रहा है? देखो, रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पेंटागन है, पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो। अच्छा, क्या हर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगले वाले से बराबर है? रेगुलर पेंटागन में ना एक्सटीरियर एंगल बराबर आते हैं ना। अरे हर रेगुलर ये भी एंगल बराबर होगा, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्या ये बराबर नहीं होता है क्या? होता है। होता है, रेगुलर पेंटागन में बराबर होता है। तो उन्होंने कहा है कि एंगल बराबर है, सबका एडजेसेंट के साथ बराबर। थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ है यहाँ पे, बट इसका मतलब है कि एडजेसेंट के साथ एंगल बराबर है। तो इसका इसके बीच का जो एंगल है, इसका इसके बीच का एंगल, इस वेक्टर का इसके साथ, इस वेक्टर का इसके साथ, इस वेक्टर के साथ, सब एंगल बराबर है और सबका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो क्या ये क्लोज पॉलीगन बना देंगे वेक्टर एडिशन में? बताओ। अगर सारे लेंथेस बराबर हैं, अरे वेक्टर एडिशन ऐसे तो करते हो पैरेलल शिफ्ट करके, ये पर्सन ऐसे मूव किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और देखो सबका लेंथ बराबर है, तो रिजल्टेंट बिकम 0। ठीक है, एक तरीका और है, वो ये है कोऑर्डिनेट अप्रोच फॉर वेक्टर एडिशन, लेकिन उसमें कैलकुलेशन पड़ जाएगा। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सबको पैरेलल शिफ्ट करके ओरिजिन पे लेके जाना, सबका एक्स कंपोनेंट निकालना। जब सबका एक्स कंपोनेंट ऐड करोगे आंसर 0 हो जाएगा, सबका वाई कंपोनेंट ऐड करोगे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहता कि मेरे पास 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और तीनों का एक दूसरे के साथ एंगल बराबर आ रहा है, उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। तो zero, इक्वलेटेड ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे। देखो ये एंगल 120, ये एंगल 120, ये एंगल 120 और सबका एडिशन 0। ये तो रेगुलर पॉलीगन का काम है। रेगुलर पॉलीगन में सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं और सारे लेंथ बराबर होते हैं, और रेगुलर पॉलीगन क्लोज होता है ना, तो सबका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। कुछ समझ में आ रहा है? इस ऐसा समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 comprehension। yes sir, 5 5 sir. कह रहा है the area of parallelogram formed by the vector this and this। अच्छा, पैरेललोग्राम के एरिया याद कर, लिखा था a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, याद आ रहा है? सर नहीं Yes, हो sir. गया, पहले टेक था, अब समझ में आ गया। ओके, comprehension question number 1, 2, 3 match the column। question number 1 match the column 2। इस आंसर में कोई डाउट नहीं? थैंक यू।